Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous session, we have discussed about the minimum spanning tree. Spanning tree क्या है? Minimum spanning tree क्या है? What is the characteristics of greedy algorithm? Elements of greedy algorithm. उसके बाद हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के दो एल्गोरिथम में से एक एल्गोरिथम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, विच इज द क्रूशकल्स एल्गोरिथम. In today's session, we are going to discuss about Prim's algorithm. In Prim's algorithm, the minimum spanning tree grows in a natural way starting from an arbitrary root. At each stage, we need a new branch to the tree already constructed. The algorithm stops when all the nodes have been visited. The complexity for the Prim's algorithm is theta n square, where n is the total number of nodes in the graph. Let's start with the example of Prim's algorithm. क्रूशकल के लिए हमने जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था वो सेम एग्जाम्पल हम प्रिम्स के लिए डिस्कस करेंगे. इससे आपको पता चलेगा कि द वे ऑफ वर्किंग ऑफ द प्रिम्स एल्गोरिथम इज द डिफरेंट फ्रॉम क्रूशकल्स एल्गोरिथम. तो लेट्स स्टार्ट द minimum to find the minimum spanning tree for the following graph using Prim's algorithm. क्रूशकल्स एल्गोरिथम में भी हम सबसे पहला स्टेप कोई भी आर्बिट्ररी नोड को सिलेक्ट करते थे, वो सेम स्टेप हम प्रिम्स एल्गोरिथम में भी करेंगे. तो मैंने आर्बिट्ररी कोई भी नोड सिलेक्ट करने के बाद हमें एक एज फाइंड करनी है विथ मिनिमम वेट. तो हमने यहाँ पे 1 और 2 सिलेक्ट किया है और उसकी जो वेट है वो है 1. तो हमने 1 और 2 को कंसिडर किया है. क्रूशकल्स में हम क्या कर रहे थे, एक एज सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मिनिमम वेट वाली एज जो है वो सिलेक्ट करते थे. प्रिम्स में हम क्या करेंगे, आपने जो एज सिलेक्ट की है उसके अंदर जो वर्टाइजेस कवर हो रहे हैं वो वर्टाइजेस के एडजेसेंट वर्टाइजेस की एज के अंदर जो मिनिमम वेट है वो हम सिलेक्ट करेंगे. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक एज सिलेक्ट की है 1 और 2 के बीच वाली. तो नेक्स्ट आप कौन सी एज सिलेक्ट कर पाओगे, तो 1 4 2 4 2 5 एंड 2 3. ये 4 एज में से ही आपको कंपलसरी एक एज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिम्स एल्गोरिथम का ये रूल है कि आप जो नोड विजिट कर चुके हो उसके एडजेसेंट नोड पे ही आप वापस विजिट करने जा सकते हो. उसके अलावा मतलब जो कनेक्टेड कंपोनेंट में नहीं है वहाँ पे आप विजिट करने नहीं जा पाओगे. तो हमारे पास जो 4 एज है उसमें है 1 4 विथ वेट 4, 2 4 विथ वेट 6, 2 5 विथ वेट 4 एंड 2 3 विथ वेट 2. तो ये चारों एजेस में से मिनिमम वेट वाली एज जो है वो है 2 3. तो हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे 2 3 को. उसके बाद अब आपके पास 3 वर्टाइजेस है जो विजिटेड है 1 2 और 3. तो अब ये तीनों के रिलेटेड जो वर्टाइजेस जो एजेस आपके पास है वहाँ पे आप कहीं पे भी विजिट कर सकते हो. मतलब 1 4 2 4 2 5 3 5 एंड 3 6. ये 5 एज में से आप कोई भी एज सिलेक्ट कर सकते हो. तो मिनिमम वेट वाली जो एज होगी वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी. तो नेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है 1 4. तो अब आपके पास जो विजिटेड नोड्स है वो है 1 2 3 एंड 4. अब ये चारों में से कोई भी एडजेसेंट एज आप सिलेक्ट करोगे विथ मिनिमम नोड. तो हम सिलेक्ट करेंगे 4 5 जिसका वेट है 3. उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे 4 7 जिसका वेट है 4. देन आफ्टर हम सिलेक्ट करेंगे 6 7 जिसका वेट है 3. अब सारे जो नोड्स थे वो एक बार विजिट हो चुके हैं और साइकिल भी जनरेट नहीं हो रही है. तो दिस इज योर मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द यूज ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम. तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रिम्स एंड क्रूशकल्स एल्गोरिथम इज दैट कि क्रूशकल्स एल्गोरिथम के अंदर आप कोई भी आर्बिटरी एज सिलेक्ट कर सकते हो जिसका वेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए. और प्रिम्स एल्गोरिथम में आप एक ही बार आर्बिट्री एज सिलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद उसके कनेक्टेड जो मिनिमम वेट वाली एज होगी वो ही आप सिलेक्ट कर पाओगे. तो दिस इज द बेसिक लॉजिक ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम. ये हो जाने के बाद हम इसका जो वेट है वो काउंट करेंगे, जिसका यूज करके हमें हमारी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि ये ग्राफ के लिए आपकी टोटल कॉस्ट विद द यूज ऑफ क्रूशकल्स एल्गोरिथम आ रहा था 17
और वो सेम कॉस्ट आ रही है यहाँ पे भी 17 विद द यूज ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। तो आंसर प्रिम्स और क्रुस्कल का दोनों का सेम होगा, बस द डिफरेंस इज द ओनली वे ऑफ वर्किंग। अब प्रिम्स एल्गोरिथम का आंसर आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे देख लो, ये इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है कि फर्स्ट हम कौन सी एज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम सेट बी के अंदर डालते जाएंगे। कौन सी एज आपके पास है और उसमें से आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब ये जो एज कंसिडर वाली कॉलम है वहाँ पे आपको आपके पास कौन सी पॉसिबल एजेस है वो लिखना है, और उसमें से आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हो वो हम सेट बी में डालते जाएंगे और वो आपके कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनते जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा आपको आंसर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तब। उसके बाद आप टोटल कॉस्ट काउंट करके वो लिख लो। दिस इज द प्रिम्स एल्गोरिथम। सेम चीज़ है क्रुस्कल्स और प्रिम्स का एल्गोरिथम में थोड़ा ही डिफरेंस है, तो ये एल्गोरिथम भी आपको अच्छे से याद रख लेना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में प्रिम्स एल्गोरिथम भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन प्रिम्स एल्गोरिथम विथ एग्जाम्पल, तो आपको पूरा उसका थ्योरी, एल्गोरिथम और एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन मिनिमम स्पैनिंग ट्री विथ एनी ऑफ इट्स एल्गोरिथम, तो आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम है, वन इज प्रिम्स एंड द अनदर इज क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, और वो दोनों में से एक चूज करके आप एक एक्सप्लेन कर सकते हो। तो दिस इज अ बेसिक आइडिया अबाउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसके अंदर के दो एल्गोरिथम थे, प्रिम्स एंड क्रुस्कल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर GTU एग्जामिनेशन, सो ये चीज़ अच्छे से याद कर लो। अगर नहीं पता चल रहा है तो हम डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में फिर से देखेंगे। नेक्स्ट प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए भी वो दो ही एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो आपको घर से करने हैं, जो हमने क्रुस्कल के लिए किए थे वो सेम चीज़, तो एक बार नोट डाउन कर लो। ये दोनों एग्जाम्पल आपको प्रिम्स और क्रुस्कल दोनों के लिए करने हैं। इसमें नहीं पता चलेगा तो हम इसे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में वापस से देख लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम इज नॉट यूज्ड फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है कोई भी ग्राफ का, तो विद द यूज ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम हम ये फाइंड कर पाएंगे। बेसिकली डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम आप जब सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो ग्राफ होगा वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। ईच एज हैज अ पॉजिटिव लेंथ, one of the node is designated as the source node, and the problem is to determine the length of the shortest path from the source to each of the other nodes in your graph, and the algorithm maintains a matrix which gives the length of each directed edges। तो आपको सोर्स नोड दिया हुआ होगा, अगर सोर्स नोड नहीं दिया है तो आप कोई भी एक नोड को सोर्स नोड बना सकते हो, और वो सोर्स नोड से लेके आपको ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स दिए हैं वो सारे नोड्स को एक एक बार विजिट करना पड़ेगा, और ये सारी जो आप विजिट कर रहे हो उसके अंदर आपका वेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, मतलब आपको शॉर्टेस्ट पाथ से सारे नोड्स विजिट करने हैं। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम। ये आपके पास एग्जांपल है, दिस इज योर डायरेक्टेड ग्राफ। आपको एजेस के ऊपर जो लेंथ दी है, जो कॉस्ट दी है, वो भी आपकी पॉजिटिव कॉस्ट अकॉर्डिंग टू डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम्स डिस्क्रिप्शन। सोर्स नोड हमने लिया है 1, अब हमें 1 से लेके सारे नोड को विजिट करना है विथ शॉर्टेस्ट पाथ। तो इनिशियली आपका स्टेप है जहाँ पे आप कोई भी वर्टाइजेस कंसिडर नहीं कर रहे हो। अब आप 1 से 2, 3, 4 और 5 जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप 1 से 2 जा रहे हो तो 50, 1 से 3 जा रहे हो तो 30, 1 से 4 जा रहे हो तो 100 और 1 से 5 जा रहे हो तो विथ 10 कॉस्ट आप जा सकते हो। अब ये सारों में से आपका मिनिमम नोड जो है वो है 5, तो हम वाया 5 अब दूसरे नोड को विजिट करने का ट्राई करेंगे। तो इनिशियल हमारा स्टेप हो गया 1, वर्टाइजेस जो हमने कंसिडर किए वो है 5। अब आपका क्वेश्चन है इज देयर अ पाथ फ्रॉम 1 to 5 to 2। 1 से 5 और 5 से 2 का कोई पाथ है नहीं है, तो हम उसके वेट के अंदर 50 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप वाया नहीं जा पा रहे हो पर डायरेक्टली जा पा रहे हो, तो आपको वाया में आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट और डायरेक्टली में आ रहा है 50, तो दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो आपको लिखनी पड़ेगी। देन
योर क्वेश्चन इज देयर अ पाथ फ्रॉम 1 to 5 to 3? अगेन आंसर इज नो, तो जो है वही हम लिखेंगे. देन इज देयर अ पाथ फ्रॉम 1 to 5 to 4? उसका आंसर आएगा यस. और उसके लिए जो कॉस्ट बनेगी वो हो जाएगी 1 to 5 दैट इज 10 एंड 5 to 4 दैट इज अगेन 10. तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 20 एंड 20 इज द मिनिमम नंबर रिलेटेड टू 100. तो हम यहाँ पे 100 को अपडेट करके 20 लिखेंगे. फिर 1 to 5 तो आप जा ही रहे हो, तो वो आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. अब नेक्स्ट आपका मिनिमम जो है अपडेटेड में से वो आप कंसिडर करोगे 4. तो अब हम जाएंगे 4 से 2 और 3, क्योंकि 5 विजिट हो गया है. अब विजिट जो नहीं हुआ है वो है 3 एंड 2. तो इज देयर अ पाथ फ्रॉम 1 to 4 to 2? यस. 1 से 4 जो आपका कॉस्ट था वो क्या था? 8 मिनट. 1 से 2 अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपका कॉस्ट कितना है? 30. एंड 1 to 4 to 1 से 2 आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपका कॉस्ट है 50. एंड अगर आप 1 to 4 to 2 जा रहे हो तो आपका कॉस्ट बनेगा 40, क्योंकि 1 से 4 का जो कॉस्ट है वो था 20 एंड 4 से 2 का कॉस्ट है 20. तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो अपडेट हो गया है 50 पैसे 40 में. इट मीन्स आप 1 से 4 नहीं, पर 1 से 5, 5 से 4 एंड 4 से 2 जा रहे हो. मतलब आगे का यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कंसिडर कर रहे हैं 1 to 4 विथ वेट 20 ऐसा कर रहे हैं. अब क्वेश्चन इज आप 1 से 4 और 4 से 3 जा पाओगे? तो आंसर इज यस. अगर आप 1 से 3 डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 30, और 1 to 4 एंड 4 to 3 जा रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा 20 + 50 दैट इज 70. तो दोनों में से मिनिमम है 30, इसलिए हम अपडेट नहीं करेंगे, 30 का 30 रखेंगे. और 4 और 5 पे हम ऑलरेडी विजिट करके आए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 एंड 10. उसके बाद आपका जो नोड कंसिडर नहीं हुआ है, मिनिमम नोड जो है वो हो जाएगा अब यहाँ पे 30, और जो विजिट नहीं हुआ है वो है 2. तो हम ये जो है अगेन वही मेथड से अपडेट करेंगे. तो ये जो हो गया वो आपका अपडेटेड लिस्ट हो गया और आपका फाइनल आंसर हो गया. हाँ, तो आपने जो नोड विजिट किया है वो है 1 to 5, 5 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 3 दैट इज 35. ये जो एज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है 3 to 2 वाली, इसका एरो एक्चुअली उल्टा पड़ गया है. यहाँ पे 2 से 3 का डायरेक्शन है विथ 5 नंबर का कॉस्ट. तो 1 to 5 इज 10, 10 + 10 दैट इज 20, 20 + 20 दैट इज 40 एंड 40 + 5 दैट इज 40 + 5 दैट इज 45. तो यहाँ पे आएगा आपका 35 नहीं आएगा, यहाँ पे 45 आएगा. तो योर टोटल कॉस्ट इज 45 एंड योर पाथ इज 1 to 5, 5 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 3 इज योर पाथ. तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेना है कि आप जो भी नोड को कंसिडर करते जा रहे हो वो नोड आपके पाथ के अंदर इंक्लूड हो जाएगा. वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, ये भी एक चीज़ गलत हो गई. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 45 और ये एरो जो है वो उल्टा हो गया है, वो आएगा इस साइड पे. तो 1 to 5, 5 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 3 इज योर फाइनल आंसर. ये जो दोनों एक्सरसाइज है वो आपको घर से करनी है विद द यूज ऑफ डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम. ये एक बार अच्छे से देख लेना, अगर नहीं पता चल रहा है तो हम ऐसे भी डिस्कस कर लेंगे हमारे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में. दिस इज द डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम. डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम आपको याद करने की जरूरत नहीं है. डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम का अगर एग्जाम में आएगा तो उसका एग्जाम्पल ही आएगा, उसका एल्गोरिथम एग्जाम में नहीं आता है. So no need to worry about the algorithm. One next topic is fractional knapsack problem. फ्रैक्शनल knapsack problem की अगर बात करें तो हम डायरेक्टली इसके एग्जांपल में चले जाते हैं. 0-1 knapsack प्रॉब्लम आप लोग देख के आए हो. 0-1 knapsack प्रॉब्लम में प्रॉब्लम क्या था कि आप एक आइटम को तोड़ नहीं पाते थे. मतलब आपको या तो आइटम को पूरी कंसिडर करनी पड़ती थी या फिर आपको वो आइटम छोड़ देनी पड़ेगी. पर अगर आपका वेट नहीं बन रहा है तो आप वो आइटम को 2 टुकड़ों में या 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे. इसलिए हम उसे 0-1 knapsack प्रॉब्लम बोलते थे. दिस इज द फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम को अगर उसमें से आधा पार्ट या
एक चौथाई पार्ट चाहिए तो आप उसे तोड़ सकोगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम, या फिर आपको अगर ऐसा बोला हो कि विद द यूज ऑफ ग्रेडी एल्गोरिथम आप knapsack प्रॉब्लम सॉल्व कर, तो आपको यही आंसर लिखना है. और एग्जाम्पल इज देयर आर 5 ऑब्जेक्ट एंड द वेट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द knapsack इज, मतलब आपकी knapsack कैपेसिटी है 100 की. फॉर ईच ऑब्जेक्ट वेट एंड वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है. फर्स्ट नंबर की ऑब्जेक्ट का वैल्यू है 20, वेट है 10. सेकंड नंबर का वैल्यू 30, वेट 20. थर्ड नंबर का वैल्यू 66, वेट 30. फोर्थ नंबर के लिए वैल्यू 40, वेट 40 एंड 5 नंबर के लिए वैल्यू 60 एंड वेट 50. और आपको ये इस चीज़ का यूज़ करके आपको 100 की कैपेसिटी वाला वेट वाला ऑब्जेक्ट बनाना है विथ मैक्सिमम प्रॉफिट. तो देखो इसका ग्रेडी सॉल्यूशन क्या है. सबसे पहले तो there are 3 selection function can be defined. First is sort the item in descending order of their values and then select the item till weight criteria is satisfied. Second is sort the items in ascending order of their weight and select the items till weight criteria is satisfied. And the last function is to calculate the ratio of value upon weight for each item and sort the item on the basis of this ratio. Then take the item with the highest ratio and add it till the weight criteria is satisfied. So with the use of these 3 function, आपको जो भी फंक्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो फंक्शन का आंसर आप आगे जाने दोगे. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. हमारे थर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से हमें रेशियो फाइंड करना था वैल्यू ओवर वेट का, जो हमने यहाँ पे कर लिया है. ये आपको वैल्यू और वेट आपको दिया हुआ था, वैल्यू ओवर वेट हमने करके यहाँ पे लिख दिया है. अब हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था वो था मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट को हम सॉर्ट करेंगे. सेकेंड क्राइटेरिया इज मिनिमम वेट के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेंगे. एंड थर्ड क्राइटेरिया इज मैक्सिमम वैल्यू अपॉन वेट का रेशियो के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करेंगे. तो मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर करें तो हमारे ये लिस्ट में से मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 60. इसकी वेट कैपेसिटी है 30, हमें चाहिए 100, तो हम 66 को कंसिडर किया, मतलब हमने 66 को पूरा कंसिडर किया है. उसके बाद हम 60 को कंसिडर करेंगे जिसका वेट है 50. तो यहाँ पे टोटल वेट हो गया आपका 50 + 30 दैट इज 80. अभी 20 वाला वेट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 40 की जो है वैल्यू वो कंसिडर करेंगे, पर इसका वेट जो है वो 40 का है. तो हमें 40 नहीं चाहिए, हमें 20 ही चाहिए, इसलिए हमें ये आइटम जो है वो आधी ही यूज़ करनी पड़ेगी. इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5. और ये कैपेसिटी बन गई हमारी 100 की. अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 66 हमने पूरा कंसिडर किया है, 60 हमने पूरा कंसिडर किया है, और 40 वाला जो वैल्यू है वो हमने आधा कंसिडर किया है. इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आप जो जितना यूज कर रहे हो चीज वो लिखना है, दैट इज योर 0.5. तो इसके अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट होगा 146. अब मिनिमम वेट के हिसाब से चेक करते हैं. तो यहाँ पे हमारा मिनिमम वेट है 10, जिसका प्रॉफिट है 20, मतलब 10 हमने कंसिडर कर दिया. फिर है 20, ये भी हमने कंसिडर कर दिया. फिर है 30, उसे भी हम कंसिडर कर रहे हैं. अभी हमारा टोटल वेट कैपेसिटी हुआ 30 + 20 दैट इज 50 + 10 दैट इज 60. अभी 40 अवेलेबल है हमारे पास. फिर हम 40 कंसिडर करेंगे, तो हमारा 100 वेट कैपेसिटी जो यहाँ पे ओवर हो गया है. और 5 नंबर की वेट को आइटम को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 0. अब अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है 20 + 30 + 66 + 40 दैट इज 156. अगर आप मैक्सिमम रेशियो के हिसाब से कंसिडर करो तो हम सबसे पहले थर्ड नंबर की आइटम कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका रेशियो सबसे ज़्यादा है. इसका वेट है 30. फिर फर्स्ट नंबर की आइटम जिसका वेट है 10. फिर हम यूज़ करेंगे सेकेंड नंबर की आइटम जिसका वेट है 20. उसके बाद हम यूज़ करेंगे फिफ्थ नंबर की आइटम जिसका वेट है 50. पर हमारे पास अवेलेबल वेट है 40, मतलब हमें 50 पूरा नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 0.8. उसके बाद 4 नंबर की आइटम को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं. अब इसका अगर आप प्रॉफिट कंसिडर करो तो फर्स्ट आपकी आइटम जो थी
उसका वैल्यू था 66, फिर 20, फिर 30, देन 48। तो विद द यूज ऑफ दिस वैल्यूज आपको जो आंसर मिल रहा है वो आपका आंसर है 164। तो 164 जो है वो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू योर दिस 3 सिलेक्शन फंक्शन, हमने हमारा जो तीसरा फंक्शन था वो सिलेक्ट किया है, और वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो आंसर मिला है, जो प्रॉफिट मिला है, दैट इज 164। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल लेक्चर। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये हमने 0.5 कंसिडर किया, वो तो पता चल गया कि क्यों 0.5 कंसिडर किया, पर यहाँ पे हम 0.8 कंसिडर कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या कंसिडर करना है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको वेट दिया है कितना, 50 का, और आपको वेट चाहिए कितना, आपको चाहिए 40। तो हम क्या करेंगे, हमें जितना चाहिए डिवाइडेड बाय जितना दिया है वो चीज़ हम करेंगे। मतलब हमें चाहिए 40, तो 50 गिवन है और 40 हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाय 50, दैट मीन्स उसका आंसर आएगा 0.8। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने ये पूरी आइटम को यूज़ नहीं किया है, उसके 0.8 पार्ट को ही यूज़ किया है। और आप उसका जो आंसर यहाँ पे लिखोगे दैट इज 60 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो उसका आंसर आपका आएगा 48, जो हमने प्रॉफिट कंसिडर किया वो। तो आप यहाँ पे कितना पॉइंट कंसिडर कर रहे हो वो आपको कैसे फाइंड करना है, आपको जितना वेट चाहिए डिवाइडेड बाय जितना दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि हम कितना हिस्सा यूज करने वाले हैं पूरी आइटम का। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये पूरा फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम का एल्गोरिथम एग्जाम में नहीं आएगा, इसका केवल एग्जाम्पल ही आपको याद रखना है। तो फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम अच्छे से कर लो, ये भी एग्जाम में 7 मार्क्स में आता है। एल्गोरिथम में जाने की जरूरत नहीं है, ये 2 एक्सरसाइज है, ये दोनों एक्सरसाइज आपको घर से करनी है। इसमें अगर कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में ये चीज़ वापस से देख लेंगे। तो आज की सेशन के लिए हम इतना ही रखेंगे। इन नेक्स्ट सेशन हम हमारा जो आगे का टॉपिक बच रहा है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जॉब शेड्यूलिंग विद डेडलाइन, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद ऑफलाइन कोडिंग है। 1-2 लेक्चर में हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। So thank you for watching today's session and stay connected for the next videos. Thank you for watching this session.